वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीसीएस के लिए नेक्स्ट टेस्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 261 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। 15 प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं, मध्यकालीन भारत के, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, सी। तो देखिए, इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236। इसने सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये भी पूछ लिया जाता है। जीतल कौन था, जीतल किसका था और टका किसका था? इल्तुतमिश ने आरंभ किए और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो टका था चांदी का और जीतल था तांबे का। सिक्कों पर टकसाल लिखवाना इल्तुतमिश ने ही। फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत करने वाला और बंगाल के विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? कौन था? कौन था? बलबन था। तो देखिए, बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में हुआ था, जो बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, जिसका दमन किया था बलबन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया? अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने गठित किया था? तो इल्तुतमिश ने गठित किया था। इसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। नाम याद रखना सीधे सीधे। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, बताइए? बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये मध्यकालीन भारत का। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में जिल्ले अल्लाह का क्या अर्थ है, बताइए? बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में जिल्ले अल्लाह का अर्थ क्या है? राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, या राजा ईश्वर से श्रेष्ठ है, या राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है? क्या है इसका अर्थ जिल्ले अल्लाह का? राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में नियाबते खुदाई से तात्पर्य है, राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जिल्ले अल्लाह से तात्पर्य है राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, उसका हृदय देवी प्रेरणा व कांति का भंडार है। ईश्वर ही राजा को दायित्व पूर्ति के लिए प्रेरित व निर्देशित करता है। ठीक है, तो क्या अर्थ है जिल्ले अल्लाह का? राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बताइए? इनमें से किस किस ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंदेरी ने तो की थी, चंदेरी ने की थी, एलिचापुर ने भी की थी, उज्जैन ने भी की थी, पांडे ने नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। तो चंदेरी, एलिचापुर, धार, उज्जैन के राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, किंतु पांडे राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है?
बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। सिकंदर के समान अपनी विजय पताका फहराना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था जिससे पैगंबर के समान भावी पीढ़ियाँ उसका नाम ले सकें। सिकंदर के समान अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी घोषित किया। अलाउद्दीन के अनुसार राज्य में अस्थिरता तथा विद्रोह का कारण अमीरों की आपसी मित्रता मद्यपान तथा अकूत संपत्ति का होना है। अतः अमीरों के दमन के क्रम में उसने सबसे पहले अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली। बाद में तो बाकी बाद में देखा जाएगा, पहले अमीरों की संपत्ति जब्त करो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यास्मिन अल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनिन की उपाधि किसने धारण की? बड़ी लंबी सी उपाधि है। यास्मिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनिन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक, कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी, सी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करने के पश्चात यास्मिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुनिन की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सल्तनत कालीन व्यवस्था में सेना की भर्ती, वेतन बांटना और सेना की दक्षता का निरीक्षण करना निम्नलिखित में से किसके प्रमुख कार्य थे? किसके प्रमुख कार्य थे? दीवान ए अरिज के। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, दीवान ए अरिज और दीवान ए इंशा, दीवान ए रसालत, सबके बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं दीवान ए अरिज। तो इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना की दक्षता का निरीक्षण, इसके प्रमुख कार्य थे किसके? दीवान ए आरिज के। दीवान ए ईशा शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप बनाता था, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार स्थापित करता था। दीवान ए रसालत जो विभाग था, पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था, विदेशों से आने और विदेशों से जाने वाले राजदूतों से संपर्क स्थापित करता था। दीवान ए रसालत, ठीक है। सल्तनत काल में मुहत्सिब जनसाधारण के आचार का रक्षक था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बरीद ए मुमालिक। नाजिर नाप तोल संबंधी अधिकारी था क्या? इसमें कोई एक आध सही है, सारे सही हैं? सारे सही हैं, उपरोक्त सभी, डी। तो देखिए, सल्तनत काल में जो मुहत्सिब था वो जनसाधारण के आचार का रक्षक था। जो बरीद ए मुमालिक था, इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। जो नाजिर था वो मापतोल संबंधी या नापतोल संबंधी अधिकारी हुआ करता था या होता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ना तो खली बख्श था, ना सरपेटा था, ऐसा तो कोई था ही नहीं। जुल्फ़िकार भी नहीं था। सद्र ए जहाँ काजी उल कुजात, सद्र ए जहाँ काजी उल कुजात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सद्र ए जहाँ काजी उल कुजात होता था। उसके अधीन नायब काजी होता था। उनकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। एक अन्य अधिकारी अमीर ए दाद का भी वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कालानुक्रम बड़ा फेवरेट है, चाहे यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस। सजाइए कालानुक्रम। इल्तुतमिश, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन, मसूद शाह। देखिए, सबसे पहले तो आएंगे इल्तुतमिश। तो रजिया और इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहले आएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया।
लेकिन हुआ क्या है, इल्तुतमिश की जैसे मृत्यु होती है तो 2-3 दिन के लिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इल्तुतमिश मृत्यु हुई, उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद प्रॉपर रजिया आएगी, रजिया के बाद आएंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे ही दिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी 1236 में रजिया सुल्तान सत्तासीन हुई। तत्पश्चात 1240 से 42 तक रुकनुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा और उसके बाद 1242 से 46 में अलाउद्दीन मशहूद शाह को सुल्तान घोषित किया गया। यानी सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद 2-3 दिन के लिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर आती हैं 1236 में रजिया के बाद 1240 36 से 40 रजिया, फिर 40 से 42 तक मुइनुद्दीन बहराम शाह, फिर 42 से 46 तक आएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह सबसे लास्ट में जहाँ होगा, लेकिन यहाँ रजिया पहले कर रखा है, रुकनुद्दीन बाद में कर रखा, तो इसकी वजह से ये कट गया। यहाँ रुकनुद्दीन पहले कर रखा, अलाउद्दीन बाद में, इतना सही है, लेकिन ये रजिया को यहाँ बाद में कर दिया, इसकी वजह से ये कट गया। इल्तुतमिश के बाद रजिया दे दी सीधे, जबकि यहाँ रुकनुद्दीन पहले आते, तो ये गलत हो गया, इसलिए सी है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस मुस्लिम इतिहासकार ने रजिया के विषय में लिखा है कि उसमें सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे, परंतु सारे गुणों का फ़ायदा ही क्या जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई? कौन सोचता था ऐसे? कौन मुस्लिम इतिहासकार? सबसे पहले तो टॉमस रो को हटाइए, मुस्लिम इतिहासकार थोड़ी है ये। मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी। तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया बुद्धिमान, लोकोपकारी, अपने राज्य का कल्याण करने वाली, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा का पालन करने वाली एवं एक महान योद्धा थी। दुर्भाग्य यह था कि वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई, इसलिए अमीर वर्ग ने उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कुतुब मीनार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया या इल्तुतमिश ने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया, ये भी सही है। अलाउद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया गया। एक प्रश्न दूसरे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी में कई बार पूछा है, बैंक में भी पूछा है कि निम्नलिखित में से किन शासकों का संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से है या नहीं है, लिख देते हैं। तो किस किस से है? कुतुबुद्दीन ऐबक से है, इल्तुतमिश से है और फ़िरोज़ तुगलक से है। इसके अलावा कोई भी तुगलक से नहीं है। अलाउद्दीन तुगलक तो कोई है ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है, पहले तो इसको एलिमिनेट करो। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में ही कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, इसलिए चौथी मंजिल को उसने पूरा कराया। उसके बाद 2 और मंजिलों का निर्माण भी फ़िरोज़ तुगलक ने ही कराया। ना तो गयासुद्दीन तुगलक ना का संबंध इससे है और ना ही अलाउद्दीन खिलजी का संबंध इससे है। इन दोनों प्रश्नों मतलब 2 स्टेटमेंट को इसमें घुसेड़ते हैं शासकों को, उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो देखिए, फ़िरोज़ तुगलक या फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस पर फ़िरोज़ तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। यानी चौथी सही करवाई पहले तो, फिर 5वीं और 6ठी भी बनवाई। ठीक है, तो सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। ये सी गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये था मध्यकालीन भारत हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक। धन्यवाद।